फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सुरभि चयन श्रृंखला जो कि पशुपालन विभाग की एक सिलेक्शन प्रोग्राम है। एचजीएम लाइव स्टॉक सिलेक्शन प्रोग्राम ये क्या है? तो सुरभि चयन श्रृंखला में ये देखा गया है कि हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 231 मिलियन मेट्रिक टन मिल्क प्रोड्यूस करती है 2022-23 में। और इंडिया 1998 के बाद से हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर रहा है। यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड में केटल पॉपुलेशन हमारे यहाँ 193.46 मिलियन है और बफेलो पॉपुलेशन हमारे यहाँ 109.85 मिलियन पॉपुलेशन है। ये है 20th लाइवस्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग। इसमें अगर केटल की बात करें तो इंडिजिनस या नॉन डिस्क्रिप्टिव केटल 73% है, जिससे कि 142 मिलियन लीटर प्रोडक्शन होता है। और अगर उसी के बाद में जो एक्सोटिक ब्रीड है वो 26.5% है, जिससे 51.36 मिलियन मिल्क प्रोडक्शन होता है। अब जो इंडिजिनस ब्रीड है उसमें केटल में 70% केटल ऐसी हैं जो नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप की हैं और इंडिजिनस में ही 30% ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड इंडिजिनस ब्रीड है। अब यहाँ पर फोकस इंडिजिनस केटल और बफेलो पे किया गया है। तो 53 रिकॉग्नाइज्ड इंडिजिनस ब्रीड हैं टोटल, जिसमें 53 तो केटल हैं और 20 ब्रीड्स जो हैं वो इंडिया में बफेलो की हैं। हमारा बहुत सारा केटल पॉपुलेशन जो है गौशाला में, गौसदन में और पिंजरा पोल्स में मिलता है, जहाँ पर हमारी देसी नस्ल की गायों का जर्म प्लाज्म उपलब्ध है। यदि मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए तो बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने मिल्क यील्ड करने के लिए अपने बहुत बड़े-बड़े फार्म डाल रखे हैं, जहाँ से इंडिजिनस एनिमल के अलावा कुछ क्रॉस ब्रीड एनिमल से भी, केटल और बफेलो दोनों से ही मिल्क प्रोडक्शन लिया जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो एक सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम है, जिसमें इस टाइप के जो इंडिजिनस जर्म प्लाज्म है उसको सुपीरियर जर्म प्लाज्म का आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है और उसको उस बुक में सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम में रखा जा रहा है। तो इंडिया में इस प्रकार के सीएचआरएस के 4 सेंटर हैं जहां पर इन एनिमल्स का, जिनका सुपीरियर जर्म प्लाज्म है, उसका आइडेंटिफिकेशन और उसे रिपॉजिटरी करने की जो प्रोसेस है वो की जा रही है। जो चौथा 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, उसमें लगभग 7 सेंट्रल केटल ब्रीडिंग फार्म्स खोले गए थे और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इन एलाइट ब्रीडिंग हर्ड को डेवलप किया जाए, जहाँ पर मतलब ये जो एनिमल्स हैं जिनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता हो, ऐसे इंडिजिनस एनिमल्स को मेंटेन किया जाए। अभी वर्तमान में इंडिया में 172 कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं और 165 उसमें से जो है इस स्टेट में कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं, जिसमें इस टाइप की इलाइट इंडिजिनस एनिमल्स को रखा जा रहा है। लेकिन इनका जेनेटिक अपग्रेडेशन प्रोग्राम अभी भी लिमिटेड हो रहा है और बहुत कम जानकारी है कि ये एक्चुअल में इलाइट एनिमल्स हों। तो इलाइट एनिमल्स की खोज के लिए जो सुरभि चयन श्रृंखला का जो प्रोग्राम है, अभी गवर्नमेंट चला रही है। इसके अलावा प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं और पेडिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम्स हैं, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईसीएआर चाहती है कि बहुत अच्छे एलाइट एनिमल्स यानी कि बहुत अच्छे दुधारू पशुओं की जानकारी प्राप्त हो, इंडिजिनस हमारे देसी नस्लों के संवर्धन की जानकारी प्राप्त हो, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड हो पा रहा है। तो अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलाइट एनिमल्स इन द कंट्री, इसके लिए वो कंट्री में जितने भी फार्मर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, जो कि बहुत अधिक दूध उत्पादन करने वाले पशुओं को रखते हैं, उसका उसको ढूँढना, उसको निकालना। तो इसके लिए वेटरनियंस हैं और स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, ये एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि इस टाइप के एनिमल्स का चयन करना, जो कि बहुत अधिक दूध देने वाले पशु हैं। तो ऐसे पशुओं का चयन होने के बाद में सुरभि चयन श्रृंखला की जो स्कीम है, जिसको एचजीएम लाइवस्टॉक सिलेक्शन प्रोग्राम भी कह रहे हैं, तो इस स्कीम के अंतर्गत इन एनिमल्स का जीनोमिक टेस्टिंग किया जाएगा, जिससे यह पता चल सके कि ये पशु कितने ज़्यादा अच्छे दुधारू हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो हमारा भारत पशुधन ऐप है, इसमें ऐसे पशुओं का चयन करना और उसे भारत पशुधन ऐप में अपलोड करना, ताकि ऐसे पशुओं का कंजर्वेशन और डेवलपमेंट किया जा सके।
तो फाइनली इस सुरभि चयन श्रृंखला का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है ऐसे एनिमल का चयन करना जो कि इंडिजिनस हमारे देसी नस्ल के हैं, जो कि हो सकता है गौशाला में हो, गौसदन में हो, पिंजर पोल्स में हो या कैटल ब्रीडिंग फार्म में हो। और इन गायों का या भैंसों का जो है आइडेंटिफिकेशन करना। देन उसके बाद में ऐसे एनिमल की लिस्ट पब्लिश करना जिनका दुग्ध उत्पादन बहुत अच्छा हो। ठीक है? जैसे हमें दुग्ध उत्पादन अच्छा पता चलेगा, तो फिर क्या है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे पशुपालकों को एनकरेज करना, उन्हें इसके लिए सर्टिफिकेट देना, साथ में कुछ ना कुछ मानदेय या सहानुभूति या इंसेंटिव देना, यानी कि कुछ राशि देना, साथ में एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ जर्मोप्लाज्म, और उनको प्रमोट करना कि वो उन पशुओं का जो वीर्य है या उन पशुओं का जो अंडाणु है, जर्मोप्लाज्म है, उसको एक्सपोर्ट करें। इसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे लोगों में, पशुपालकों में प्रति इस प्रकार के जो पशु हैं, उनके प्रति अवेयरनेस पैदा करना और इस प्रकार से उनकी इनकम को बढ़ाना। तो इस प्रकार से ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं। तो इस प्रकार के पशु की पहचान कैसे की जा सकती है? ऐसे पशु जो बहुत अधिक दुधारू हैं, उसके लिए गाँव में जो लोकल पशु चिकित्सक हैं या पशु चिकित्सा सहायक हैं या फिर लाइव स्टॉक असिस्टेंट जो हैं, उनके द्वारा ऐसे पशुओं की पहचान करना जिनका दुग्ध उत्पादन अधिक हो। और ये कैसे पहचान करना? जो पशुपालक बताए उसके आधार पर। इसके बाद दूसरा ये है कि ऐसे पशुओं का चयन करना on the basis of standards and specification prescribed by the state government of for selection of elite animals। तो जो पहला तो हो गया पता करना कि पशु कितना अच्छा दूध दे रहा है। फिर दूसरा हो गया कि ऐसे पशु का चयन करना जो कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की जो सिलेक्शन प्रोग्राम्स के अंतर्गत आता हो। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसे पशुओं के दुग्ध को नापना, चेक करना कि क्या सच में इतना दूध आ रहा है। तो इसके लिए हम गाँव के दूसरे लोगों को बुला के या दूसरे गाँव के लोगों को बुला करके उनके सामने दूध नपवा सकते हैं, जिससे उन लोगों को भी अवेयरनेस हो, उन पशुपालकों में भी इस प्रकार की सुरभि चयन श्रृंखला के बारे में अवेयरनेस पैदा हो। इसके बाद ऐसे पशुओं को सुरभि चयन श्रृंखला अंतर्गत भारत पशुधन पर अपलोड करना। फिर पांचवा पॉइंट ये है कि ऐसे पशुओं में जो उसके गुण हैं, जैसे अगर मुर्रा है भैंस, तो उसके गुणों की पहचान करना कि वो ब्रीड उसी नस्ल की है या नहीं है। और अगर मान लीजिए उस नस्ल की नहीं भी है, थोड़ी सी उससे अपग्रेडेड है, तो हम उसको ग्रेडेड मुर्रा या ग्रेडेड एनिमल भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि फिनोटिपिकली, मतलब ऊपर से देखने पर पशु की उसके नस्ल की पहचान करना। अगर वो पशु किसी गौशाला में है, किसी गौसदन में है, किसी पिंजरा पोल्स में है, तो भी जिस पशु चिकित्सक के वो क्षेत्र अंतर्गत आती है गौशाला, वहाँ उस पशु चिकित्सक द्वारा भारत पशुधन डाटाबेस में उस पशु के बारे में जानकारी को दर्ज करना। ऐसे पशुपालकों को एक इंसेंटिव देना, और इंसेंटिव किस प्रकार का देना कि मान लीजिए अगर वो भैंस पालन करता है या पशु में गाय का पालन करता है, तो उन्नत नस्ल के सांड से उस पशु का गर्भाधान कराया जाना। तो उन्नत नस्ल का जो सांड होगा वो हमारे देश में कहीं और से भी ला करके उस गाय या भैंस में दिया जाएगा, उसका बीज डाला जाएगा। फिर इसके बाद में उस पशु का टिश्यू सैंपल भी ले करके एनडीडीबी भेजा जाएगा, जहां पर जीनोमिक टेस्टिंग करके ये पता लगाया जाएगा कि वो पशु कितना जेनेटिकली दुधारू है। इस प्रकार से लोकल वेटनरियन के द्वारा, एक पशु चिकित्सक के द्वारा ये जो इलाइट एनिमल्स का यानी दुधारू पशुओं का जो डाटा है वो भारत पशुधन में डाला जाएगा, जिसे डिस्ट्रिक्ट में, जिले में एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। अब वेरिफिकेशन ऑफ डाटा जनरेटेड फॉर इलाइट एनिमल्स, तो वेरिफिकेशन कैसे करना है? इसके लिए जो डीडीवीएस हैं, डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं, वो उस संबंधित वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में जब विजिट करेंगे, तब इस प्रकार के एनिमल की रिपोर्ट लोकल वेटनरियन से लेंगे। दूसरा ये है कि डिप्टी डायरेक्टर अपने ही लेवल पे या डीएएचओ अपने लेवल पे वेटनरियंस को 10 का टारगेट, यानी कि उनके एरिया में 10 एनिमल का चयन करने का टारगेट देंगे।
अ, जिसमें वो इस प्रकार के दुधारू पशुओं का चयन करें। इसके बाद में डिप्टी डायरेक्टर या डीएएचओ अपने ही जिले में इस प्रकार के पुल के सीमन का चयन करेंगे, जो जिससे कि उस चयनित दुधारू पशु का ब्रीडिंग कराया जा सके। इसके लिए डिप्टी डायरेक्टर अपने लेवल से वेटरनियंस को उस पशु का ब्रीडिंग कराने के लिए विद द सीमन ऑफ बुल, मतलब किसी अच्छे नस्ल के सांड के सीमन से ब्रीडिंग कराने का टारगेट भी या फिर स्ट्रिक्टली उसका फॉलो अप भी करेंगे। साथ ही डिप्टी डायरेक्टर किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए उस दुधारू पशु का सैंपल जिला पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला में जांच कराएंगे। इस प्रकार डीएएचओ या डिप्टी डायरेक्टर लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जिसमें उनके प्रति अ, अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं के प्रति पशुपालकों में जागरूकता है, उसके लिए जो फंड भारत सरकार द्वारा या फिर स्टेट सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा, उस फंड से प्रचार प्रसार करके ऐसे पशुपालकों में जागरूकता पैदा करेंगे। इस प्रकार डिप्टी डायरेक्टर यानी कि जिला अधिकारी अपने स्तर पे ऐसे दुधारू पशुओं का चयन करके इसे राज्य स्तरीय डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री ऑफ द स्टेट को सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले जो डायरेक्टर होंगे, जो राज्य स्तरीय होंगे, उनका ये काम है कि ऐसे इलाइट एनिमल का स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ इलाइट एनिमल्स तैयार करना। यानी कि डायरेक्टर अपने स्तर पर ऐसे पशुओं के चयन के लिए जो प्रक्रिया है, मिनिमम स्टैंडर्ड से उसको बनाएंगे, ताकि ऐसे पशुओं में मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एमएसपी दिया जा सके। तो मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या मिनिमम स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, जिसमें कि हम उस पर्टिकुलर इलाइट एनिमल में सीमन का यूज, किसी पर्टिकुलर बुल के सीमन का यूज कर सकें। इन चयनित पशुओं में से डिप्टी डायरेक्टर अपने लेवल पर एक साइंटिफिक मिल्क रिकॉर्डिंग प्रोग्राम के द्वारा उनमें से कुछ पशुओं का वेरिफिकेशन करेगा, और डिप्टी डायरेक्टर द्वारा ऐसे पशुपालकों को बाद में सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिनके पशुओं का दुग्ध उत्पादन का वेरिफिकेशन हो चुका है। तो ऐसे दुधारू पशुओं की पूरी जो जानकारी है, वो डिप्टी डायरेक्टर अपने स्तर पर कंपाइल करके वेबसाइट पे अपलोड करेगा, और इसके बाद वो राज्य स्तर पे जो लिस्ट होगी, वो कंपाइल्ड होकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी। तो ऐसे पशुओं का चयन करके डिप्टी डायरेक्टर अपने स्तर पे राज्य में इसकी सूची को भेजेगा। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर का दूसरा काम ये है कि राज्य स्तरीय आने वाली जो टीम है, उसको जीनोमिक टेस्टिंग के लिए सहायता देगा। तो जीनोमिक टेस्टिंग में पशु का टिश्यू लिया जाता है, ऊतक लिया जाता है, और उस टिश्यू को लेने में हेल्प करने की जिम्मेदारी डिप्टी डायरेक्टर के लेवल पे होगी। अब हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है फॉर द इम्प्लीमेंटिंग सुरभि चयन श्रृंखला, यानी कि एचजीएम लाइवस्टॉक सिलेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत गाय और भैंसों के चयन की एक स्टैंडर्ड क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। किसी भी पशु के दूध उत्पादन का जो परफॉर्मेंस है, वो ये बताता है कि वहाँ के किसानों का, पशुपालकों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। पर ये वेरी करता है, वहाँ के जलवायु कैसी है, और वहाँ की लोकल कंडीशंस, वहाँ का पशु चारा कैसा है, उस पर। तो इस प्रकार से उस पशु की जो कॉस्ट है, और दुग्ध उत्पादन में लगने वाली जो लागत है, उसके बारे में वहाँ का कैलकुलेशन पता चलता है। साथ ही इससे ये पता चलता है कि ऐसे पशुओं का चयन किया जाना, जिसमें बाद में साइंटिफिक ब्रीडिंग यानी कि जैसे एआई वगैरह है, उसे करके ऐसे पशुओं में नस्ल सुधार करके, और या ऐसे पशु जिनका सच में दूध बहुत अच्छा था, उन्हीं का एआई करके उनकी प्रोजनी को बढ़ाना, उनकी संतानों को बढ़ाना। तो ऐसी प्रोजेनी टेस्टिंग और पेडिग्री सिलेक्शन करना, यह वास्तविकता में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत आता था, जिसमें उस पशु का परफॉर्मेंस, कि उसका दूध उत्पादन कितना है, इसके अलावा
और भी अलग-अलग टाइप का डाटा इकट्ठा करना शामिल था। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से जीनोमिक सिलेक्शन जो है, यानी कि जेनेटिक सिलेक्शन या जेनेटिक मेकअप की बात करें, वो कर पाना, इम्प्लीमेंट कर पाना वास्तव में बहुत बड़ा काम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोजेनी टेस्टिंग या फिर पेडिग्री सिलेक्शन कर पाना एक बहुत बड़ा काम है, जो कि बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में, बहुत बड़ी परिस्थिति में, बहुत बड़े एरिया में होने के कारण कर पाना बहुत मुश्किल है। और साथ ही बहुत ज़्यादा पशुओं की पॉपुलेशन होने के कारण भी इस काम को कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सुरभि चयन श्रृंखला यानी कि एचजीएम लाइवस्टॉक सिलेक्शन प्रोग्राम का यूज़ किया जा रहा है या गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे पशुओं के परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करना और उसको रिकॉर्ड करना है, कैप्चर करना है, जो कि डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में हैं। और इसके लिए हम भारत पशुधन पर ऐसे पशुओं की डाटा को अ, एंट्री करेंगे। तो इस सुरभि चयन श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला कि ऐसे सुपीरियर जर्म प्लाज़्मा वाले पशुओं का चयन करना, जिनसे बहुत अधिक दुग्ध उत्पादन होता हो। दूसरा, ऐसे पशुओं के को उन्नत सांड से यानी कि हाई जर्म प्लाज़्मा वाले बुल से गर्भित कराना। तीसरा, इसके बाद ऐसे पशुओं का जेनेटिक गेन कराना यानी आनुवांशिक रूप से वृद्धि कराना। चौथा, कि ऐसे पशुओं के प्रोडक्शन का, दुग्ध उत्पादन का और एआई का परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड कलेक्ट करना। इस प्रकार से सुरभि चयन श्रृंखला अंतर्गत पशुपालकों में अवेयरनेस पैदा करना, जिससे कि ऐसे पशुओं का डाटा इकट्ठा हो सके। तो इनिशियली टोटल 45 अलग-अलग मिल्क रिकॉर्डिंग यूनिट्स हैं और ऐसी 45 मिल्क रिकॉर्डिंग यूनिट्स जो कि ऐसे पशुओं का दूध रिकॉर्ड करती हैं, जिसमें मिल्क यूनियन यानी कि हमारे सांची वगैरह भी शामिल हैं। स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट यानी कि राज्य स्तरीय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी शामिल है। स्टेट एलडीबीज लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड भी शामिल है इसमें, वेटनरी कॉलेजेस भी शामिल हैं और आईसीआर के इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं, ट्रस्ट और एनजीओ भी शामिल हैं, जो कि इन 45 मिल्क रिकॉर्डिंग यूनिट्स के अंतर्गत आते हैं, जो ऐसे पशुओं का दुग्ध जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम एसओपी की बात करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑपरेशनल एरिया। तो 2 चीज़ें हो गई कि एक तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे हम इस प्रोसीजर को करेंगे और ऑपरेशनल एरिया यानी कि कितना बड़ा एरिया हमारे लिए इस पूरे काम के लिए होना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि लगभग 1000 ब्रीडेबल पशु, प्रजनन योग्य पशु होने चाहिए। ऐसे हम क्षेत्र का या सेंटर का या गाँव का चयन करें और या फिर ऐसे गाँव का हम एक समूह बना लें, क्लस्टर बना लें, जिसमें 1000 पशुओं का एक समूह हो, प्रजनन योग्य पशुओं का समूह हो और उन पशुओं का हम मिल्क रिकॉर्ड, सुपरविज़न और मॉनिटरिंग कर सकें। ये इस सुरभि चयन श्रृंखला का मुख्य स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा। तो इस प्रकार से जो सुरभि चयन श्रृंखला में चयनित हमारे पशु हैं, उनको हमें कान में इस प्रकार से 12 नंबर का एक टैग लगाना होगा और ये जो टैग है, ये हमें डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री द्वारा ही प्रदाय किया गया है। ये 12 डिजिट का बारकोड का टैग है, जिसे उस पशु के कान में लगा के उसकी पहचान की जानी है। तो इसमें आप पशु के कान में किस प्रकार से टैग लगना है, वो देख सकते हैं, जिसमें जो फीमेल वाला पार्ट है, वो कान के अंदर की तरफ और इसी में जो मेल वाला पार्ट है, वो कान के पीछे की तरफ लगा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से कान के अंदर सेंटर में इस ईयर टैग को लगाना है, जिसमें अगर ये ईयर टैग 10 दिन के अंदर गिर जाता है, तो भारत पशुधन में 10 दिन के अंदर-अंदर वापस से नया टैग लगा के अपडेट करना होगा। अब बात करते हैं मिल्क रिकॉर्डिंग की। तो पशु किसी भी लोकेशन पे हो, उसका मिल्क रिकॉर्ड लिया जाएगा, पहला। दूसरा ये है ऐसे पशुओं का चयन किया जाएगा या उनको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, ऐसे पशुपालकों को प्रेफ़रेंस दिया जाएगा जिनके पास में पशुओं की संख्या ज़्यादा हो
और साथ में पशुओं का दुग्ध उत्पादन भी ज्यादा हो, तो ऐसे पशुपालकों का चयन पहले किया जाएगा जिनके अधिक पशु हैं। फिर इसके बाद ऐसे पशुओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो युवा हैं, यंग हैं, बजाय ऐसे पशुओं के जो कि बूढ़े हो चुके हैं और बीमार हैं। तो ऐसे पशुओं को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि युवा हैं। मिल्क रिकॉर्डिंग करते समय मिल्क रिकॉर्डर जो मिल्क को रिकॉर्ड कर रहा है, दूध उत्पादन को नोट कर रहा है, उसको कोई दूसरा काम उस समय नहीं दिया जाएगा। जो मिल्क रिकॉर्डर है, जो दुग्ध को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति है, उसे वो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एनिमल्स अंडर मिल्क रिकॉर्डिंग। तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एनिमल्स के बीच की ही रिकॉर्डिंग को उसको, या फिर द स्प्रेड ऑफ एनिमल्स, मतलब कितने पशुओं की संख्याओं के बीच में एक मिल्क रिकॉर्डर रखा जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। जो पहला दुग्ध उत्पादन है, वो बच्चा देने के 5 दिन के बाद और 25 दिन के पहले पहले रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यानी कि अगर किसी पशु को बच्चा हुआ है, तो उसके 5 दिन के बाद से ही दुग्ध उत्पादन को रिकॉर्ड करना है, और अधिकतम 25 दिन के पहले पहले तक दुग्ध उत्पादन को रिकॉर्ड करना है। तो ये पहला रिकॉर्ड रहेगा, पहली बार का दूध कब लेना है, कब उसका रिकॉर्ड लेना है, 5 दिन के बाद, बच्चा होने के 5 दिन के बाद, या फिर 25 दिन के पहले पहले, बच्चा होने के 25 दिन के पहले पहले। क्षमा करें, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा होने के 5 दिन के बाद से दूध लेना है, और अधिकतम आप 25 दिन तक, जब बच्चा हो चुका है, तो अधिकतम 25 दिन तक आप दूध का नाप सकते हैं। ये पहली बार का दूध नापना होगा। इसके बाद दूसरी बार का जो मिल्क रिकॉर्ड है, वो अगले महीने में नापा जाएगा। फिर ऐसे करके हर महीने में एक बार ही, एक दिन, अगर वो पशु 3 टाइम दूध देता है एक दिन में, तो 3 बार। अगर वो पशु 2 टाइम दूध देता है एक दिन में, तो 2 बार उस पशु का मिल्क का रिकॉर्ड लिया जाएगा। इसके अलावा पशुपालक का नाम, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, पशुपालक के गांव का नाम, दूध दूध लेने के समय का तारीख और समय, इसको भी लिया जाएगा। साथ में हर महीने जो हम दुग्ध उत्पादन का नाप लेंगे, उसमें 5 दिन का आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि महीने की किसी एक फिक्स तारीख पर ही पशु के दूध का नाप लेना है। दूध नापने के लिए जो मशीन है, वो इस फोटो में दिखाई गई है। ये दूध मापने की जो मशीन है, अ, ये आप देख लीजिए। ये कहलाती है स्मार्ट वेइंग स्केल, यानी कि SWS। तो इसमें ये डायरेक्टली इतनी स्मार्ट होती है कि मिल्क प्रोडक्शन किस लॉन्गिट्यूड और किस लेटीट्यूड पे हम ले रहे हैं, वो भी ये जीपीएस के थ्रू कोऑर्डिनेट करके बताती है। और इस प्रकार का मिल्क प्रोडक्शन का रिकॉर्ड लेकर के हमें भारत पशुधन सिस्टम पे चढ़ाना है। तो ये जो स्मार्ट वेइंग स्केल मशीन है, यानी कि भार नापने की मशीन जो है, दूध नापने की मशीन जो है, इस प्रकार की मशीन होना चाहिए, बिल्कुल जीपीएस इनेबल्ड, इसको हम बोलते हैं जीपीएस इनेबल्ड। पशु का जो हर महीने हम दूध लेंगे, उसमें सुबह का जो दूध है, वो एक छोटी सी मिल्क बॉटल में लेकर के, प्रॉपर लेबल करके, और उसको लेबोरेटरी में दूध के कंपोनेंट को चेक करने के लिए भेजना है, जिसमें उचित फैट, एसएनएफ और प्रोटीन कितना है वो पता चल सके। और इस प्रकार लगातार 11 महीनों तक, या 11 बार हमें पशु का दूध लेना है, या फिर दूध तब तक लेना है जब तक पशु वापस से शुष्क ना हो जाए, या परमानेंटली दूध ना छोड़ दे। इस प्रकार से हमें 11 बार का दुग्ध रिकॉर्ड करना है, या फिर 11 महीनों तक का, या फिर जब भी पशु शुष्क हो जाए तब तक उसके पशु का दूध दूध को रिकॉर्ड करना है। और अगर जिस दिन वो ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है, उस दिन को भी रिकॉर्ड करना है। इसके बाद यदि पशुपालक द्वारा बच्चे को माँ से अलग करने की प्रैक्टिस नहीं कराई गई है, और बच्चा अभी भी थनों से दूध पीता है, तो ऐसे में जिस दिन हम मिल्क का रिकॉर्डिंग कर रहे हों, उस दिन बच्चे को दूध नहीं पीने के लिए कहना चाहिए थनों से। पर बाद में जब आप दूध रिकॉर्ड कर लें, तो आप पशुपालक को कह सकते हैं कि वो अपने बच्चे को अलग से दूध पिला दे। यदि पिछले महीने के दुग्ध उत्पादन के रिकॉर्ड से अगले महीने का जो दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड है, वो 50% तक घट गया है,
तो हो सकता है कि पशु किसी बीमारी से सफर कर रहा हो, बीमार हो, तो ऐसे में 5 दिनों का अंतराल लेकर दोबारा से पशु का मिल्क रिकॉर्ड लेना चाहिए। ये भी हो सकता है कि पशु किसी एक ही समय दूध दे रहा हो और एक समय दूध देना बंद कर दे, तो अगले समय की जो रिकॉर्डिंग है उसको हमें 0 लिखना चाहिए। इसके बाद में जो रिकॉर्ड है, जो हम दूध का लेकर के अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, वही रिकॉर्ड हमें पशुपालक को भी एक कॉपी में देना चाहिए। स्टैंडर्ड लैक्टेशन यील्ड ऑफ द मिल्क, यानी कि दूध उत्पादन का स्टैंडर्ड लैक्टेशन निकालने के लिए हम टेस्ट इंटरवल मेथड, जो कि आईसीएआर ने डिस्क्राइब किया है, उसका भी यूज करके स्टैंडर्ड लैक्टेशन यील्ड निकाल सकते हैं। यानी कि आईसीआर कौन है? इंटरनेशनल कमिटी फॉर एनिमल रिकॉर्डिंग। इन्होंने एक टेस्ट इंटरवल मेथड का यूज किया है जिससे हम स्टैंडर्ड लैक्टेशन भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे पशुओं का ब्लड कलेक्शन करने के लिए। तो ब्लड सैंपल इसलिए लिया जाता है ताकि ऐसे पशुओं का जो जीनोमिक रेफरेंस है वो पता चल सके। तो जीनोमिक रेफरेंस लेने के लिए या जीनोमिक टेस्टिंग करने के लिए ब्लड का यूज किया जाता है। तो लगभग 6 बार मिल्क का रिकॉर्ड लिया जा चुका हो, ऐसे पशुओं का ब्लड लेना चाहिए। ब्लड या तो जुगुलर वेन से या फिर कॉक्सिजल वेन से एनिमल को प्रॉपर रिस्ट्रेंट, प्रॉपर गिरा के, प्रॉपर व्यवस्थित रख के किया जाना चाहिए। ब्लड लेते समय साइट प्रॉपर एंटीसेप्टिक से क्लीन होना चाहिए। और यदि हम कॉक्सिजल वेन से ले रहे हैं, तो पूंछ की वेन से ले रहे हैं, तो वहां के हेयर्स भी प्रॉपरली क्लिप्ड होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन नहीं हो। ब्लड लेने के लिए हमें ईडीटीए युक्त वैक्यूटेनर का यूज करना चाहिए, जिसमें कम से कम हमें 4 से 5 ml ब्लड लेना है। और उस पूरे वैक्यूटेनर का साइज जो है वो 6 ml तक का होना चाहिए। उसमें 50 गॉज की निडल का यूज करना है, सॉरी 20 गॉज की निडल का यूज करना है। एंड 1 to 1.5 इंच की जो हमारा निडल होल्डर है उसका हमें यूज करना चाहिए। और ये वॉयलेट कलर के कैप वाले एडीटीए वाले वैक्यूटेनर ही यूज करना चाहिए। जैसे ही ब्लड वैक्यूटेनर द्वारा लिया जाए, निडल को बिना रिमूव किए सीधा वैक्यूटेनर रिमूव करना चाहिए ताकि वैक्यूटेनर के अंदर किसी भी प्रकार का बैड एयर की या कंटामिनेटेड एयर की एंट्री ना हो। इसके बाद हमें वैक्यूटेनर को 2 से 3 बार ईडीटीए में अच्छे से मिक्स करना चाहिए, जेंटली इन्वर्ट करके मिक्स करना चाहिए। वैक्यूटेनर को प्रॉपरली पशु के टैग नंबर के साथ में मार्क करके, पेन से, मार्कर से मार्क करना चाहिए। वैक्यूटेनर को इसके बाद प्रॉपरली थर्माकोल के बॉक्स में या चिलर में रखना चाहिए जिसमें कि कूल्ड जेल पैक्स हों। ये कूल्ड जेल पैक्स पहले से ही प्री फ्रीज्ड होना चाहिए, जो कि -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक 12 घंटे पर पहले से ही, ब्लड कलेक्शन के 12 घंटे पहले से ही डीप फ्रीज में रखे हों, या फिर फ्रीजर में रखे हों, या फिर रेफ्रिजरेटर में रखे हों, जो कि -18 वाले डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से रखे हों। ऐसे कूल्ड जेल पैक का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद ये वैक्यूटेनर का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की सनलाइट या फिर गर्मी से एक्सपोज ना हो। अदरवाइज वैक्यूटेनर में जमा जो ब्लड है उसमें हिमोलिसिस हो जाएगा। इसके बाद ऐसे वैक्यूटेनर को हमें प्रोजेक्ट ऑफिस, जहां तक भी हमें भेजना है, वहां पर थर्माकोल के बॉक्स में जेल पैक लगा करके भेजना चाहिए। इसके बाद ये जो वैक्यूटेनर हैं, इमीडिएटली प्रोजेक्ट ऑफिस में या जहां पर भी हम भेज रहे हैं, उस ऑफिस में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करना चाहिए, जब तक हम इसे और आगे ना भेज दें। लेकिन 12 घंटे के पहले पहले ही या 12 घंटे तक ही हमें उस ऑफिस में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करके रखना चाहिए। अदरवाइज 12 घंटे के अंदर अंदर इसे हमें आगे भेज देना चाहिए। इसके बाद सैंपल को डिस्पैच करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि जेल पैक चारों तरफ, ब्लड सैंपल के चारों तरफ लगे हों ताकि कम से कम हेमोलिसिस हो। वैक्यूटेनर हमारे खड़ी हुई कंडीशन में, यानी कि वर्टिकल कंडीशन में ही होना चाहिए। थर्माकोल बॉक्स को प्रॉपरली एडहेसिव टेप से बाहर सील कर देना चाहिए। इसके बाद ब्लड सैंपल को भेजने के साथ में एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी में, हमें उसकी जो डिटेल जानकारी है उसको भी भेजना चाहिए। ऐसे ही पशु का अब टिश्यू सैंपल भी लेना होता है।
तो टिश्यू सैंपल का कलेक्शन कैसे करना है, उसकी लेबलिंग कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है और डिस्पेच कैसे करना है, उसको समझते हैं। तो टिश्यू सैंपल लेना पशु में डिफिकल्ट होता है, लेकिन जिनकी 6 बार मिल्क की रिकॉर्डिंग हो गई है, ऐसे पशु के कान का टिश्यू हमें भेजना होता है। इसके लिए एक अलग से जो ये मशीन है, ये दी हुई है, इस मशीन का उपयोग करके हमें टिश्यू सैंपल कान से लेना है। सैंपल को कलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि कान का जो टिप है, सबसे कॉर्नर का जो पॉइंट है, जहाँ पर ईयर वेन ना हो, ऐसी जगह से सैंपल हमें लेना है। सैंपल लेने के पहले पशु को प्रॉपरली रिस्ट्रेन करना है, गिरा के अच्छे से रखना है। इसके बाद में सैंपल लेने की जगह बहुत अच्छे से क्लीन करना है ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का ग्रीस या डर्ट, धूल, मिट्टी नहीं हो, तो उसको प्रॉपरली स्टरलाइज़ करना है और स्पिरिट से साफ करना है। तो टिश्यू सैंपल लेने के लिए ये मशीन है। इसमें हर बार हमें ये जो यूनिट है उसको बदलना है। एक पशु से दूसरे पशु में सेम यूनिट का उपयोग नहीं करना है। तो जब टिश्यू का सैंपल लिया जाता है, तो जैसे ही हमें सैंपल लेना होता है, सैंपल लेते ही ये जो यूनिट है इसको तुरंत पशु से मुक्त करना चाहिए, पशु से रिलीज़ कर देना चाहिए। यह ध्यान देना चाहिए कि जो टिश्यू है वो ट्यूब के अंदर आ चुका है। ये कैसे पता चलेगा? द प्रेजेंस ऑफ रेड स्टॉपर इन द सैंपलिंग ट्यूब। सैंपलिंग ट्यूब के अंदर ये जो रेड स्टॉपर है, ये चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि टिश्यू भी जा चुका है। इसके बाद हमें बहुत जल्दी उस पशु को मुक्त कर देना चाहिए। तो जो हमारा सैंपलिंग ट्यूब है, उसमें एक स्टिकर होता है। उस स्टिकर को निकाल के हमें जो हमारा शीट होगा, सैंपल शीट होगा, उस शीट के ऊपर चिपका देना है उस स्टिकर को अगेंस्ट दी ईयर टैग नंबर, जहाँ ईयर टैग नंबर लिखा हो, वहां पर हमें हमारे सैंपल शीट पर इस स्टिकर को चिपकाना होगा। तो हमें उस ट्यूब पर किसी भी प्रकार का लेबलिंग नहीं करना है क्योंकि वो सेल्फ लेबल्ड होता है। तो इस प्रकार से हमें किसी प्रकार का उस पे लेबलिंग नहीं करना है। जो सैंपलिंग यूनिट है, उसको प्रॉपरली एक प्लास्टिक की ज़िप वाले पाउच में, जो कि पहले से ही पैक्ड रहता है, उसके अंदर उस सैंपलिंग यूनिट को डाल के दोबारा से स्टिकर लगा के उस पाउच को भी हमें पैक करना होगा। अब टिश्यू के एक ही दिन में कलेक्ट हुए जितने भी सैंपल्स हैं, वो सारे सैंपल्स अलग-अलग पशुओं से प्राप्त सैंपल्स को एक बड़े प्लास्टिक के ज़िप वाले पाउच में रखना है, जिसके अंदर हमें हमारा जो सैंपल शीट है, जो हमें शीट मिली है, उसको भी इसी में रखना है, जिसमें पशु का ईयर टैग नंबर वगैरह भी होगा। तो उसके साथ वो स्टिकर्स जो हमने पहले लगाए थे, सैंपल कोड, वो भी होंगे। उन सबको एक साथ हमें इस बड़े प्लास्टिक बैग में रखना है। इसके बाद इस पूरे प्लास्टिक बैग को हमें 4 डिग्री के टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेटर में रखना है। फिर इसके बाद हमें लेबोरेटरी से एट द रूम टेम्परेचर ही 15 दिन के अंदर-अंदर इन सैंपल्स को डिस्पैच कर देना है। साथ में जो सैंपल शीट की स्कैन कॉपी है और जिसमें हमने पहले से ही एनिमल के आईडी नंबर लिख रखे थे और जो हमने सैंपल स्टिकर चिपका रखे थे, तो उन सभी को भी हमें लेबोरेटरी से भेज देना चाहिए। सुपरविज़न की क्या प्रोसीजर है? तो जो सुपरवाइज़र होगा, जो हमारे मिल्क रिकॉर्डर के ऊपर होगा, वो सुपरवाइज़ करेगा कि प्रॉपर मिल्क रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, किस प्रकार के इक्विपमेंट का यूज़ किया जा रहा है। वो ये भी देखेगा कि जो जीपीएस लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मिल्क रिकॉर्डर ने लिखे हैं, वो सही है या नहीं, प्रॉपर मिल्क रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, और इसी को लेकर के आगे भी उसकी मॉनिटरिंग करेगा और साथ में मिल्क के रिकॉर्ड को वैलिडेट करेगा और मीटिंग्स को रिव्यू करेगा। अब हम बात करेंगे कि कलेक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन डिटेल्स, डिसीज इंसिडेंस एंड फीडिंग इंफॉर्मेशन। तो एज फार एज पॉसिबल जितनी भी एजेंसीज हमने आपको बताई, जैसे मिल्की यूनियन, देन वेटनरियन, देन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो ये सभी जो हैं उस पशु के एआई का, पीडी का और कॉविंग का पूरा इंफॉर्मेशन और मिल्क रिकॉर्डिंग का इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। साथ में उस पशु को किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं, सभी प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसकी भी जांच करते रहेंगे। इसके बाद जो पशु है, उसके बारे में किसी भी प्रकार की डिसीज़ तो नहीं है, इसकी पूरी जानकारी पशुपालक से लेते रहेंगे।
और सुपरविजन में एक चीज और है कि जो उस पशु को दाना दिया जा रहा है और किस प्रकार का पशु आहार दिया जा रहा है, उसका कितना खर्चा हो रहा है, उसकी भी जानकारी सुपरवाइजर अपने स्तर पे लेते रहेंगे। यह सारी इंफॉर्मेशन भारत पशुधन ऐप के ऊपर ही, यानी कि सुरभि चयन श्रृंखला के ऐप के ऊपर ही, भारत पशुधन ऐप के ऊपर ही डाली जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो भारत सरकार द्वारा सुरभि चयन श्रृंखला प्रोग्राम है, यानी कि हाई जर्म प्लाज्मा लाइवस्टॉक सिलेक्शन प्रोग्राम जो है, वो प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और इसमें पशुपालकों से निवेदन है कि वो बढ़ चढ़कर अपने पशुओं का मिल्क रिकॉर्ड चेक कराएं और अधिक दुधारू पशुओं के चयन में पशुपालन विभाग को सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।